हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फोस्टर एकेडमी। आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। ज्योग्राफी का पार्ट चल रहा है हमारा एनवीएस का टीजीटी सोशल साइंस, और इसमें नेक्स्ट वीडियो है एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन, जिसमें आएगा वेदरिंग, मास वेस्टिंग, और इसके अलावा हम सोइल पढ़ेंगे। ठीक है, और काफी सारे जो टॉपिक है वो अब इसमें कवर करने वाले हैं। तो प्रीवियस के लिए अगर आपको प्रीवियस चैप्टर्स देखने या फिर एमसीक्यूज देखने हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए। तल संतुलन, इससे पहले एक छोटी सी बात बताऊंगी यहाँ पर आपको। देखिए, अर्थ का आप सभी को पता ही है कि अर्थ जो है वो एकदम राउंड नहीं है, वो जो यहाँ से चपटी है। इसके अलावा हमने प्रीवियस चैप्टर में अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने उसके क्रस्ट के बारे में कि क्रस्ट होती है, क्रस्ट कौन कौन सी चीजों से मिलकर बनती है। इसके अलावा मेंटल, और थर्ड है आपकी जो इनर एकदम लेयर होती है, कोर। ठीक है, तो इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब इंटीरियर तो हमने देख लिया, अब हम बाहर देखेंगे कि ये जो क्रस्ट है इसके ऊपर बहुत सारे तरीके की शेप्स बनती है। ठीक है, तो उन शेप्स के निर्माण में या इनके बनने में कौन कौन सी चीजें रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये चीज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि अपर्दन हुआ, और ये ग्रेडेशन की प्रक्रिया है, इसके हिसाब से क्या क्या चीजें होती है, तो यहाँ पर हम सभी कुछ देखेंगे। इसको आप एक रिवीजन वीडियो की तरह देख सकते हैं। ठीक है, चीज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि अपर्दन हुआ, और ये ग्रेडेशन की प्रक्रिया है, इसके हिसाब से क्या क्या चीजें होती है, तो यहाँ पर हम सभी कुछ देखेंगे। इसको आप एक रिवीजन वीडियो की तरह देख सकते हैं। ठीक है, तल संतुलन यानी ग्रेडेशन। ग्रेडेशन की अगर हम बात करें तो उससे पहले जो फोर्सेस हैं आपको पता ही है कि धरती के अंदर से फोर्स जो लगता है उसको बोलते हैं हम एंडोजेनिक फोर्स, यानी अंतर्जनित फोर्स। इसके अलावा दूसरा जो फोर्स है वो है आपका एक्सोजेनिक फोर्स। ठीक है, कौन सा फोर्स है? एक्सोजेनिक फोर्स। तो जो दो फोर्स होते हैं ये कहीं ना कहीं पृथ्वी के जो क्रस्ट का जो निर्माण है, भूतल का जो निर्माण है, उसको बनाने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और आपको पता ही है कि अर्थ की जो क्रस्ट है उसको वो बिल्कुल प्लेन नहीं है, उस पर अलग अलग तरीके की शेप्स है। कहीं पर मैदानी इलाका है, कहीं पर बड़ी बड़ी घाटियां हैं, ठीक है, कहीं पर पठार है। तो ये सब चीजें हैं, तो इन सबके पीछे बनने के पीछे रीजन क्या क्या रहे। ठीक है, तो फोर्सेस है एंडोजेनिक, यानी जो अंदर से फोर्स लगता है, यानी अंतर्जनिक, और एक है एक्सोजेनिक यानी बहिर्जनिक फोर्सेस। तो इन दोनों ही बलों का परिणाम होती है, या फिर कह सकते हैं इन दोनों ही फोर्सेस का रिजल्ट है जो कि भू आकृतियां बनती है, यानी जो जमीन पर आकृतियां बनती हैं अलग अलग तरीके की, वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है दोनों ही फोर्सेस के लिए। तो काफी सारी चीजें हैं, पहले देख लेते हैं। हम बताया था प्रवाहित जल, भौम जल, हिमानी वायु, लहरों और धाराओं द्वारा शैलों का काटना, खुरचना तथा उससे प्राप्त मलबे का एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना क्या कहलाता है? अपर्दन ही कहलाता है। ठीक है, तो ये सब प्रक्रिया होती है। इसके माध्यम से क्या होता है कि जो ये सब चीजें हैं ना, ये छोटे छोटे कण हुए, ये सब ये अब अगर हम वायु की बात करें तो हवा के साथ बहुत सारी चीजें बह के आ जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा जल के साथ बहुत सारी चीजें बहकर आ जाती हैं, तो वायु के साथ उड़कर आ जाती हैं, जल के साथ बहकर इकट्ठी हो जाती हैं। इसके अलावा बहुत अलग अलग तरीके बाढ़ वगैरह आ जाती है, तो उन सबके साथ भी बहुत तरीके की मिट्टी और शैल कण, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो ये सब है अपर्दन। इन सब चीजों को हम क्या करेंगे? कहेंगे अपर्दन। इसके बाद एक और वर्ड है जिसको आपको जानना जरूरी है, ये है अनाच्छादन। तो विभिन्न बहिर्जनिक भू आकृतियां प्रक्रियाओं जैसे कि अपक्षय। अब हम देखेंगे कि बहिर्जनिक यानी जो एक्सोजेनिक हमारी फोर्सेस से, उनके माध्यम से क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो एक्सोजेनिक जो फोर्स है उसके हिसाब से कौन कौन सी चीजें होती हैं। अपक्षय होता है, इसके अलावा वृहक्षरण, संचलन, अपर्दन, परिवहन आदि के कारण धरातल की चट्टान है वो हट जाती है, अपने ऊपरी आवरण को छोड़ देती है, यानी टूट जाता है वो। इसे ही क्या कहा जाता है? अनाच्छादन। अपक्षय, ये जो है ये वर्ड आपको बार बार इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। उस यांत्रिक यानी वो मैकेनिकल और केमिकल, या फिर कह सकते हैं बायोलॉजिकल प्रक्रिया होती है जिसके कारण शैल यानी चट्टाने जो हैं वो एक ही स्थान पर टूटती फूटती हैं, वे अपघटित हो जाती हैं। ठीक है, अपक्षय को निम्नलिखित प्रक्रियाओं द्वारा समझिए। सबसे पहले है अपशल्कन। इसमें संकुचन और विस्तारण की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है, और हिमकण में तुषार वेडिंग भी इसके एग्जाम्पल है। अब हमने जो एक्सोजेनिक फोर्स और एंडोजेनिक फोर्स, ये दोनों एक साथ ही काम करते हैं। इसमें जो एंडोजेनिक फोर्स होता है वो किस चीज को बनाने का काम करता है? वो बनाने का काम करता है। और एक्सोजेनिक क्या काम करता है? तोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो एक्सोजेनिक फोर्स क्या करता है? ऊपर से सारी चीजों को तोड़ने का काम करता है। एंडोजेनिक चीजों के निर्माण में कहीं ना कहीं सहायक होता ही हम कह सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ लेते हैं अब हम।
अपक्षय के प्रकार, यानी हम अपक्षय के प्रकार बताएं, लेकिन इससे पहले एक चीज और देख लीजिए। अभी इतनी सारी चीजें होती हैं, अब जो इंसान है वो भी बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है नेचर को लेकर, और नेचर को तबाह करने में तो लगा हुआ ही है इंसान। दोहन हो रहा है बहुत ज्यादा खनिजों का, और बिल्कुल भी इस चीज को लेके बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दूसरी बात ये है कि बार बार ये चीज बोली जा रही है कि खनिज जो है वो एक लिमिटेड मात्रा में है तो उनका यूज करना चाहिए, लेकिन वो डेली कुछ ना कुछ नई नई ऐसी चीजें इन्वेंशन हो रहे हैं जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं कुछ चीजों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो हमें कौन सी धारणा के बारे में बात करना चाहिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत पोषणीय विकास। इसमें क्या होता है कि जो हम आज चीजें यूज कर रहे हैं, आज जो हम नेचुरल रिसोर्स यूज कर रहे हैं, उनको इस तरीके से यूज करना ताकि भविष्य में वो दूसरों के काम भी आ सके, यानी हमारी जो जनरेशन है वो भी उसका पूरा का पूरा यूज ले सके। ठीक है, तो यहाँ पर काफी सारी चीजें हैं। यहाँ पर हमने अगर बात करी फोर्सेस की, तो बहुत सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जैसे कि हम बोले जैसे वोल्केनिज्म है, यानी वोल्केनो की वजह से भी काफी सारी, जो आपको पता ही है कि जो चट्टान बनती है वो मैग्मा लावा की वजह से ही बनती है। ठीक है, जो अंदर होता है कोर में होता है मैग्मा, जब वो बाहर निकल जाता है और फिर ठंडा हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? लावा। ठीक है, तो लावा निकलता है फिर वो ठंडा हो जाता है और फिर शेल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये कौन सा फोर्स था? ये था आपका एंडोजेनिक फोर्स। तो एंडोजेनिक फोर्स की वजह से सब चीजें हुई। आपको पता ही है अर्थ के कोर में मैग्मा है, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो लगातार क्या करते हैं? प्रेशर वगैरह पूरा बनाए रखती हैं। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं एंडोजेनिक फोर्स जो होता है, यानी जो अंतर्जनिक क्रियाएं होती हैं, और जो एक्सोजेनिक है यानी जो बहिर्जनित यानी बाहर की वजह से, जैसे कि वेदरिंग, ये सब क्या होते हैं? रीजन ये होते हैं बाहर की तरफ से जो कुछ रीजन होते हैं जिनकी वजह से जो क्रस्ट की शेप है उसमें परिवर्तन आता है। तो एंडोजेनिक में हमने एंडोजेनिक फोर्सेस की बात की है। ठीक है, और इसमें पृथ्वी के अंदर क्या होता है कि एनर्जी जो होती है उसमें बेसिकली हम बात करेंगे रेडियोधर्मी क्रियाएं होती है, इसके अलावा रोटेशन की वजह से भी, और ज्वारीय घर्षण। ठीक है, तो काफी सारी चीजें होती हैं इसके लिए रेस्पॉन्सिबल। अगर हम बात करें तो ज्वालामुखी और भूकंप वगैरह, ये सारी प्रक्रिया क्या होती है? अंतर्जनिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें एक्सोजेनिक क्रियाओं की, तो इसमें जो बाहरी चीजें होती हैं, जैसे कि हम बात करें अपक्षय। ठीक है, ये क्या है? ये एक बहिर्जनिक क्रिया है, क्योंकि ये वेदरिंग जो है, वेदरिंग जो वर्ड है वो वेदर से आ रहा है। और वेदर पता ही आपको, वेदर यानी सूरज वगैरह और बाहर की ऐसी कुछ क्रियाएं होना जिनकी वजह से जो क्रस्ट है उसके पूरी तरीके से उसमें बदल जाना, यानी उसमें परिवर्तन आ जाना। ठीक है, तो देख लेते हैं अब अक्षय, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? वेदरिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? वेदरिंग। तो वेदरिंग जो है कहीं ना कहीं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रीजन है शेप बदलने के लिए अर्थ की। अर्थ की जो शेप है उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर दी जाए तो अक्षय की सब बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये इसमें कुछ ऐसे तत्व शामिल हैं जो शैलों को बिल्कुल अलग तरीके से उसका निर्माण कर देते हैं। ठीक है, और इसमें हम देखें तो इसके बेसिकली अक्षय के अगर प्रकारों की बात करें कि इसमें प्रक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, तो हम यहाँ पर प्रक्रियाओं की बात करेंगे। अपक्षय की प्रक्रियाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं। रासायनिक अपक्षय होता है, इसके अलावा भौतिक है, और भौतिक के अलावा एक थर्ड भी है जिसको हम कहते हैं जैविक। ठीक है, वन बाय वन हम सारी देख लेते हैं यहाँ पर। रासायनिक अपक्षय अगर हम बात करें केमिकल की, तो इसमें क्या होता है? अपक्षय का मतलब आपको पता ही है, जिसमें बहुत सारे आपके मिट्टी वगैरह, वायु और पानी, इन सब की वजह से जो काफी सारे कण हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। विलयन, इसमें सबसे पहले आएगा विलयन यानी सॉल्यूशन। चट्टानों में मौजूद कई प्रकार के खनिज घुल जाते हैं, जैसे कि नाइट्रेट, सल्फेट और पोटेशियम, और इस तरह से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में और आर्द्र जलवायु में ऐसे खनिजों से क्या बनती है? इसी तरीके की शैल हो जाती है, यानी वहां पर इसी तरीके की शैल बन जाती है। तो विलयन जो है उसकी वजह से इस तरीके की शैल बनी। केमिकल की बात हो रही ना, केमिकल रिएक्शन होना, यानी कोई चीज पहले से ही है, वहां पर कोई और चीज आ जाने की वजह से क्या बन जाता है? कोई केमिकल रिएक्शन हो जाता है, तो फिर वहां पर जो सतह का निर्माण होता है वो उसी केमिकल से हो जाता है। दूसरा है कार्बोनेशन। यह वर्षा के जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है, और यह अम्ल चूना युक्त जो चट्टान है उनको घुला देता है। ठीक है,
थर्ड है आपका जल योजन यानी हाइड्रेशन। कुछ चट्टानें कैसी होती है जैसे कि कैल्शियम सल्फेट जल को सोख लेती है और फैलकर कमजोर हो जाती है तथा बाद में ये टूट जाती हैं। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीकरण। तो एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि ये जो वर्ड है इसको एक्सप्लेन कीजिए, यानी क्या इनमें से कौन सा जो है वो इसको ठीक तरीके से एक्सप्लेन करता है। तो आपको डेफिनेशंस पर भी ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट समझना तो है ही। ऑक्सीकरण होता है लोहे पर जंग लगना, ऑक्सीकरण का एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो जंग लगना यानी उसका जो कलर है वो अब क्या हो गया, चेंज हो गया है, ऑक्सीडेशन। चट्टानों के ऑक्सीजन गैस के संपर्क में आने से क्या होता है, ये प्रक्रिया होती है और ये प्रक्रिया वायुमंडल एवं ऑक्सीजन युक्त जल से मिलने से होती है। नेक्स्ट है आपका भौतिक अपक्षय। तो भौतिक अपक्षय के कारण जो चट्टानें कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है और जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इसके अलावा टेम्परेचर है, उसमें परिवर्तन जो होता है वो शुष्क और आर्द्र परिस्थितियों का अदल बदल कराना जैसे जो कारक जो होते हैं वो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी जो भौतिक अपक्षय है यानी जो फिजिकल चेंजेस उसमें आपको वैसे दिखाई दे रहे हैं, उसमें क्या है कि छोटे छोटे जो टुकड़े हैं उसमें चट्टानें टूट जाती हैं। गुरुत्वाकर्षण बल का आपको पता ही है, बल जो है वो किस तरीके से काम करता है, और तापमान में परिवर्तन और उसके अलावा जो बाहर की जो परिस्थितियां होती हैं उनकी वजह से क्या होता है, इस तरीके की चट्टानों का निर्माण होता है। इसके कई प्रकार हैं, जैसे कि भौतिक अपक्षय जो है उसके कई प्रकार हैं, भार विहीनता, भार विहीनीकरण, तापक्रम में परिवर्तन, इसके अलावा हिमकरण, लवण अपक्षय और जैविक अपक्षय। नेक्स्ट देख लेते हैं हम थर्ड टाइप इसका, जैविक अपक्षय। तो इसमें क्या होता है, जैविक वर्ड आते ही कहाँ कहाँ जीवों का वर्णन हो जाता है अपने आप ही। तो जीवों की वृद्धि और संचलन से, यानी उनके संचलन का मतलब होता है कि आ जाना किसी चीज का वहां पर, एक तरीके से कह सकते हैं कि कोई चीज यहाँ नहीं थी लेकिन किसी तरीके से वो चीज वहां पर पहुंच गई है, या तो वायु के माध्यम से या फिर कह सकते हैं जल वगैरह के माध्यम से। तो जीवों की वृद्धि या संचलन से उत्पन्न अपक्षय एवं भौतिक परिवर्तनों से खनिजों का जो स्थानांतरण होता है, यानी वो ट्रांसफर हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। और मानवीय क्रियाएं भी जैविक अपक्षय में कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके अलावा यहाँ पर केंचुए, दीमक, चूहे, ये जो जीव होते हैं ये बिल खोदने का काम करते हैं और नई तरीके की सतहों का ही निर्माण करते हैं। और पौधे की जो जड़ें हैं वो लगातार धरातल में पदार्थों पर जबरदस्त प्रभाव डालती है इस चीज का, और उन्हें ही हम क्या कहते हैं, यांत्रिकी ढंग से तोड़कर अलग कर देती हैं चीज सब तरीके से। कार्बोनेशन प्रक्रिया, यह एक प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का खनिजों से प्रतिक्रिया का प्रतिफल कार्बोनेशन कहलाता है। और जल द्वारा वायुमंडल व मृदा से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित की जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कार्बनिक अम्ल निर्मित होता है और जो एक कम सक्रिय अम्ल के रूप में घुल जाते हैं तथा कोई अवशेष नहीं छोड़ते। इसके फलस्वरूप चूना पत्थर क्षेत्रों में भूमिगत गुफाओं का निर्माण हो जाता है। तो भूमिगत गुफाओं के लिए क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल है, वो है आपकी कार्बोनेशन प्रक्रिया। फिर है ये जो अपक्षय होता है, इसकी जो प्रक्रिया उसका महत्व क्या है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है प्रक्रिया होना। तो चट्टानें जो है वो टुकड़ों में टूट जाती हैं और फिर बट जाती हैं, जिससे कि मृदा के निर्माण में भी इसका काफी ज्यादा योगदान होता है। ये जो प्रक्रिया है इसमें जो अपक्षय चट्टानें हैं काफी मूल्यवान होती है, क्योंकि इनकी वजह से लोहा, मैग्नीज, तांबा, इस तरीके की जो काफी सारे खनिज हैं वो मिल जाते हैं, क्योंकि अपक्षय के कारण ही अन्य पदार्थों का निक्षालन होता है और वो स्थानांतरित हो जाते हैं एवं खनिज एक जगह से एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। जब ये प्रक्रिया होती है अपक्षय की प्रक्रिया, तो इसमें चेंजेस तो देखने को मिलते हैं ही, क्योंकि जो चीजें हैं वो अपना स्वरूप कहीं ना कहीं बदल लेती हैं। वृहद संचलन की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, शैलों का मलबा छोटे या बड़े रूप में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ढाल के सहारे मंद या तीव्र गति से स्थानांतरित होता है। ठीक है, ढाल का हिसाब हम देखेंगे, ये वाला ढाल वाला एरिया है तो यहाँ पर इस तरीके से आकर ऐसे चला जाएगा, और अगर ढाल थोड़ी कम ढाल है तो उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल भी इसके लिए काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप बाइक चला रहे हैं या फिर आप स्कूटी चला रहे हैं तो आप डायरेक्शन देखो, अगर आपको ऐसे चढ़ना पड़ जाए तो उसमें थोड़ी सी गति कम हो जाती है आपकी बाइक की, लेकिन अगर आप ऐसे जा रहे हैं तो उसकी जो गति होती है बाइक की बहुत ही ज्यादा रहती है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है, शैलों का मलबा छोटे या बड़े रूप में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ढाल के सहारे मंद या तीव्र गति से क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वृहद संचलन। कि जो वृहद संचलन है उसकी सक्रियता के पीछे कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं। तो अनेक कारक काम करते हैं, जैसे कि प्राकृतिक और कृत्रिम साधनों द्वारा ऊपर के पदार्थों को टिकने के आधार का हटना, ठीक है, उस आधार का ही हट जाना जिसके ऊपर वो चीजें टिकी हैं।
ढालों की प्रवणता और ऊंचाई में बढ़ोतरी हो जाना। इसके अलावा पदार्थों के प्राकृतिक या कृत्रिम भराव के कारण पैदा अतिभार, ठीक है, अत्यधिक वर्षा होना, संतृप्ति या फिर ढाल से पदार्थों के स्नेहन द्वारा उत्पन्न अतिभार। इसके अलावा है मूल ढाल की सतह पर पदार्थ अथवा भार का हटना, भूकंप का आना, विस्फोट अथवा मशीनों का कंपन, प्राकृतिक वनस्पति की अंधाधुंध कटाई। तो ये सब चीजें रिस्पॉन्सिबल है। तीव्र संचलन प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो इसमें क्या चीजें हैं? देखिए, आर्द्र जलवायु में जब मंद या तीव्र वनस्पति विहीन ढालों पर, यानी ऐसे ढाले जहां पर मंद या तीव्र वनस्पति विहीन ढालों पर जलयुक्त मिट्टी अथवा गाद में तेजी से खिसकना तीव्र संचलन कहलाता है, यानी जिसमें जल्दी से संचालन हो जाता है, ठीक है। यह प्रक्रिया कई तरीके से होती है, जैसे कि मृदा द्वारा मृदा का प्रवाह यानी अर्थ फ्लो। जब संतृप्त चिकनी मिट्टी व गाद पहाड़ी ढालों के सहारे नीचे की ओर संचलन मृदा प्रवाह कहलाता है, यानी जब बहुत तीव्र गति से वो चलती है सीढ़ी बनाते हुए जब वह पदार्थ सांप की तरह नीचे खिसकता है तो वह क्या कहलाता है? अवसर्पण, ठीक है। कीचड़ प्रवाह, कीचड़ मतलब मड फ्लो। बहुत अधिक मात्रा में जब अपक्षय होने से, जब बहुत ज्यादा अपक्षय की मात्रा की बहुत ज्यादा होती है तो पदार्थ भारी वर्षा के साथ के कारण क्या हो जाता है? कीचड़ बन जाता है, यानी वहां पर कीचड़ बन जाता है और तेजी से कीचड़ की जो नदी के रूप में ढालों से घाटियों की ओर बहने लगता है। यह जो घटना है बहुत विनाशकारी सिद्ध होती है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या अपने साथ चीजें लेकर आती है। मलबा यानी अवधान, यह प्रक्रिया तीव्र ढालों पर होती है जिससे मलबा यानी चट्टानों के जो टुकड़े हैं कीचड़ प्रवाह से भी तेज गति से नीचे आता है। निक्षेपण, ठीक है, अपर्दन और निक्षेपण इन दोनों टर्म्स का आपको ख्याल रखना है। तो निक्षेपण अपर्दन का परिणाम होता है, यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसका क्या कौन सी चीज है जो उसका परिणाम होता है, तो जो निक्षेपण है वो किस चीज का परिणाम है? अपर्दन का परिणाम है। और जब ढाल में कमी आ जाती है तो अपर्दित पदार्थ का निक्षेपण अर्थात जमाव शुरू हो जाता है। अपर्दन में क्या होता है? चीजें बहती रहती हैं, ठीक है, और निक्षेपण क्या होता है? जब वो चीजें एक जगह पे जमा हो जाती हैं, जब उनका जमाव शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे इसकी वजह से जमाव हो जाएगा तो यहाँ पर एक पूरी की पूरी उसी चीज जो चीज लेकर आया है वो बहाव, वही चीज यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी और उसी का यहाँ पर चट्टान बन जाएगी। मृदा क्या है? अब हम सोइल के बारे में बात कर लेते हैं कि सोइल क्या होती है। सोइल आपको पता ही है, धरातल पर प्राकृतिक तत्वों का एक समूह है जिसमें जीव जंतु तथा पौधों को पोषित करने की पूरी क्षमता होती है। मृदा जो है उसको प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं। सबसे पहला कारक है यहाँ पर जलवायु। तो जलवायु जो है वो मूल शैल के अपक्षय को प्रभावित करती है। आपने देखा होगा कि हर एक जगह की जो मिट्टी है वो अलग अलग होती है, अलग अलग रूप में होती है, यहाँ तक कि अलग अलग रंग, अलग अलग गुण धर्म भी होते हैं। जैसे कि काली मिट्टी है वो अलग अलग चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पीली मिट्टी जो है, इसके अलावा रेगिस्तानी मिट्टी अगर हम कहें, या फिर अलग अलग जगह पे आपने इंडिया की अगर बात करें तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में मिट्टियों का भी आपका एक चैप्टर है पूरा। तो सॉइल्स के बारे में उसमें बताया गया है कि कौन सी जो मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है और उसका मेन गुण क्या है। तो वो गुण कैसे डेवलप होता है, वो इसी वजह से ही डेवलप हो पाता है, क्योंकि जिस तरीके की मूल शैल होगी उसी तरीके का जो है उसी तरीके की मिट्टी वहां पर होगी। अधिक वर्षा मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ाती है लेकिन भारी वर्षा के कारण मिट्टी के उपजाऊ तत्वों को नुकसान भी पहुंचता है। तो मूल पदार्थ जिस प्रकार चट्टानों का अपक्षय होता है उसी प्रकार मिट्टी का प्रकार भी वैसा ही होता है। जैसे कि दक्षिण भारत की मिट्टी वहां की आधार शैलों के कारण कैसी है? काली है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से मिट्टी का निर्माण होता है। क्योंकि वो प्लेटो पर है तो प्लेटो के हिसाब से जो मिट्टी है वो कैसी है? काली है, ठीक है। कपास के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं उच्चावच। पहाड़ी भागों में मिट्टी की जो परत है पतली होती है, जबकि मैदानी भागों में मिट्टी की परत की मोटाई अधिक होती है। जैविक क्रियाएं और समय इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वनस्पति आवरण एवं सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति मृदा को कैसा बनाती है? उपजाऊ बनाती है। इसलिए हम उसमें क्या कहते हैं कि उसमें खाद डाला जाता है ताकि उसकी जो क्षमता है वो बढ़ती जाए। समय, लंबी अवधि में बनी मिट्टी अधिक समृद्ध और उपजाऊ होती है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के बारे में आपने सुना होगा, या फिर झूम खेती भी इसको बोलते हैं, या फिर कतरन और ऐसे कुछ इस टाइप का नाम एक और भी है। तो उसमें क्या होता है कि जो जमीन होती है उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है, ठीक है, और मतलब जो चीजें होती है उस पर उसको जलाकर फैला दिया जाता है और पूरी जो जमीन है उसको छोड़ दिया जाता है कुछ टाइम के लिए। तो जमीन
अगर थोड़े टाइम के लिए छोड़ दी जाएगी तो वो और ज्यादा उपजाऊ हो जाएगी। अगर उस पर लगातार खेती करते रहेंगे तो वो उसकी जो उपजाऊ शक्ति है वो कम हो जाती है, तो थोड़े टाइम के लिए उसको छोड़ दिया जाता है। तो लंबी अवधि की जो जो मिट्टी जो है उसकी जितनी ज्यादा मिट्टी की एज होगी, यानी जो मिट्टी जितनी ज्यादा पुरानी होगी वो उतनी ज्यादा ही कैसी होगी, अच्छी होगी। तो जितनी ज्यादा लंबी अवधि में मिट्टी बनती है, उसका निर्माण होता है, उतनी ही वो कैसी होती है, उपजाऊ होती है। तो अपक्षय जो है मृदा निर्माण को किस तरीके से प्रभावित करता है? चट्टानों के अपक्षय की जो प्रक्रिया है उससे मिलने वाला जो पदार्थ है वो मृदा निर्माण के लिए क्या होता है, आधार का कार्य करता है। यानी अपरदन की वजह से जो चीजें बह के आई हैं, उसके बाद अपक्षय की जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से जो चीजें जमा हुई है वहां पर उसका बेस बना है, और उस बेस के हिसाब से ही कैसी है वहां की मिट्टी है, तो यही आधार का बनाने का काम करता है। इसमें पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के सड़े गले अंश होते हैं, फोसिल्स की अगर हम बात करें, जिन्हें ह्यूमस कहा जाता है। और इस मिश्रण में रंध्रों में जीवन के लिए आवश्यक गैस और जल में घुले हुए पोषक खनिज भी मिल जाते हैं। जिस तरह लंबी समय अवधि में मृदा का अच्छा मिश्रण तैयार हो जाता है, तो इसी वजह से इसमें बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, और जितना ज्यादा टाइम वो लेती है एक साथ, इतने में इन सब चीजों का निर्माण और अच्छे से हो जाता है और मिट्टी और ज्यादा उपजाऊ हो जाती है। तो मिट्टी के निर्माणकारी सक्रिय और निष्क्रिय कारक अगर हम देखें, तो सक्रिय कारक में एक्टिव फैक्टर्स हैं, जलवायु और जैविक क्रियाएं सक्रिय घटक हैं। इन घटकों द्वारा मिट्टी में परिवर्तन की जो क्रिया रहती है वो होती रहती है। इन घटकों तथा अपघटन तथा विघटन होता रहता है। इन घटकों तथा अपघटक तथा विघटन होता रहता है। इन घटकों द्वारा ही, यानी इस प्रक्रिया द्वारा ही मिट्टी निर्माण में कम समय लगता है। अब है पैसिव फैक्टर्स, यानी निष्क्रिय घटक अगर हम बोले, यानी पैसिव फैक्टर्स। पैसे एक्टिव होते हैं जो हमेशा काम करते रहते हैं, और पैसे होता है एक तरीके से इनडायरेक्ट। तो मूल पदार्थ या फिर धरातल या फिर समय निष्क्रिय घटक है। ये घटक अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं लाते, ये घटक कोई क्रिया नहीं करते। इसके अलावा इन घटकों द्वारा मिट्टी निर्माण में बहुत अधिक समय लग जाता है। तो ये कैसे घटक है हमारे सारे? ये सारे हमारे निष्क्रिय घटक। अब हम बात कर लेते हैं प्रवाहित जल की, यानी रनिंग वाटर। तो प्रवाहित जल क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण भू आकृति बनाने का काम करता है, और धरातल के निम्नीकरण के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है ना? अगर ज्यादा बहाव है तो वहां पर जो एरिया है उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, और उसकी वजह से काफी ज्यादा शेप भी बदल जाती है अर्थ की। स्थलगत प्रवाह परत अपरदन का कारण बनता है। इसमें काफी अवस्थाएं होती है प्रवाह की वजह से। युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था अपरदन चक्र की प्रमुख अवस्थाएं हैं। युवावस्था में क्या होता है? जल प्रपात जो है वो सोपानी भाग या मध्यावस्था में पार्श्व अपरदन होता है। वह अंततः समय प्रायः मैदान का निर्माण होता है। यानी पहली अवस्था में क्या होता है? बहाव होता है, फिर वो आगे जाने का काम करता है, और जो लास्ट स्टेज है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस लास्ट स्टेज में ही, यानी वृद्धावस्था में ही डेल्टा वगैरह का निर्माण होता है। तो प्रवाहित जल के अपरदन से घाटिया, गॉर्ज और कैनियन। देखिए आगे आने वाले टाइम में ना हम ये सारे टर्म्स जो इनको इनकी डेफिनेशंस देखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में आगे इनमें सब में डेफिनेशंस काफी मैटर करती हैं। जल गर्तिका, इसके अलावा अवनमन कुंड, इसके अलावा विसर्ग नदी वेदिकाएं बनती हैं। तो ये सारी चीजें प्रवाहित जल द्वारा ही होती हैं। नदियों के निक्षेपित स्थल रूपों में जलोढ़, पंख, डेल्टा या फिर बाढ़ मैदान, प्राकृतिक तटबंध तथा विसी रोधिका नदी विसर्ग तथा झाड़न झीलों आदि का निर्माण होता है। अब देख लेते हैं जरा इन सबको। भूम जल की अगर हम बात करें, यानी ग्राउंड वाटर, ये क्या है? भूमिगत जल इसको बोलते हैं, अपरदन का एक महत्वपूर्ण साधन है। धरातल का जल कैसा होता है? छिद्रदार चट्टानों से होकर भूमि के अंदर क्या हो जाता है? बैठ जाता है वहां पर, और वहां पर आ जाता है, उसके अंदर चला जाता है, कुछ गहराई पर जाकर क्षैतिज रूप में बहना शुरू कर देता है। ठीक है? क्षैतिज रूप में, ऐसे रूप में जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है? यही बहता जल जो है पृथ्वी के अंदर चट्टानों को का अपरदन करता है। यानी जब जल की जो जल है जब ये बहता है तो ये क्या करने लगता है? चट्टानों को बहाने लगता है, और भूमिगत जल का कार्य दिखाई नहीं देता। भूमिगत जल कैसा है हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता। धरती के अंदर हमारे क्या चीजें हो रही हैं वो आप जल्दी से देख नहीं सकते, ऊपर वाली जो प्रक्रिया है उसको देखना पॉसिबल है। लेकिन चूने की चट्टान से डोलोमाइट वाली चट्टानों में इसका कार्य दिखाई देता है। भूमिगत जल जो है वो चूना पत्थर व और डोलोमाइट वाली चट्टानों में घोलीकरण व अवक्षेपण द्वारा अनेक रूपों का निर्माण करता है। चूना प्रदेश में घुलन क्रिया व उससे निक्षेपण से बने हुए स्थल रूपों को क्या कहता है? कार्ट ट्रोपोग्राफी के नाम से जाना जाता है। भूमिगत जल से जो उपरतित स्थल रूप बनते हैं उनमें कुंड, घोलरंध्र, लैपिस, चूना पत्थर, चबूतरे आदि महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भूमिगत जल में से निक्षेपित
स्थल रूपों में, जैसे कि हमारा हो गया स्टैलेक्टाइल और ये हमारा स्टैलेग्माइट और कंदरा स्तंभ महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हिमनद क्या होती है। ग्लेशियर सबको पता ही है। पृथ्वी पर परत के रूप में क्या है, हमारे पास बहुत सारा हिम प्रवाह होता है। पर्वतीय ढालों से घाटियों में रैखिक प्रवाह के रूप में बहता है ये, और इसको क्या कहते हैं हम, हिमनद कहते हैं। तो कई प्रकार से होते हैं ये, जैसे कि महाद्वीपीय हिमनद होते हैं, गिरिपाद हिमनद और पर्वतीय व घाटी हिमनद। हिमनद का जो प्रवाह है बहुत ही कैसा रहता है, मंद रहता है, और इसके द्वारा जो अपरदित स्थल है उसमें कौन कौन सी चीजें बनती हैं, सर्क, हॉर्न, इसके अलावा गिरिशंग, हिमनद घाटी, गर्त, अरेट और लटकती घाटी, यू आकार की घाटी, ये सब शामिल है। तो आपसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ही यही इसी तरीके से आएगा कि ये जो है ये कौन से वाला एक स्थल रूप के अंदर अंतर्गत आता है। हिमनद द्वारा निक्षेपित स्थल की अगर हम बात करें जहां पर चीजें सारी इकट्ठी हो जाती हैं, तो ये क्या है यहाँ पर, हिमोड, एस्कर, हिमानी धोत मैदान, केम, केटल, हिमोड और इसके अलावा ड्रमलिन आदि शामिल हैं। आगे हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे इन सभी टर्म्स को। भागीरथी नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद के अग्रभाग गोमुख से है, और हमारे देश में अनेक जो हिमनद है वो हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों से या हिमालय की जो ढाल है वहीं से घाटी से निकले हैं। ठीक है। तरंग या फिर अगर हम वेव या करंट्स की बात करें, तरंग व धारा यानी वेव्स एंड करंट्स। सागरीय भागों की अगर हम बात करें तो वहां पे तरंग और धारा वहां पर देखने को मिलती है। तरंगों में परिवर्तन होने के साथ साथ ही प्रभाव की गहनता भी बदल जाती है। महासागरीय किनारों पर परिवर्तन तरंगों व धाराओं के द्वारा ही होता है। आप देखते हैं ना अलग अलग तरीके की वेव्स होती हैं, सी वेव्स जिनको आप बोलते हैं, तो ये तरंगों की अपेक्षा सुनामी लहरें कम समय में अधिक परिवर्तन लाती हैं। महासागरीय तरंगों व धाराओं के अपरदित स्थल रूपों में कौन कौन से स्थल रूप शामिल हैं, भृगु, वेदिकाएं, कंदराएं एवं स्टैक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से बह के आती हैं, काफी तेज बह कर आती हैं और फिर उसकी वजह से अलग अलग तरीके की चट्टानों का निर्माण होता है। जबकि निक्षेपित स्थल रूपों में किन किन चीजों का निर्माण होता है, पुलिन, टिब्बे, रोदिका, रोद, स्पिट और लेगून। इन सब को हम वन बाय वन देखेंगे। पवन क्या है, पवन का आपको पता ही है। पवन का जो कार्य है वो उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों में अधिक प्रभावकारी होता है। ये अपने अपवाहन घर्षण क्रिया से अपर्दन करती हैं, यानी जो जब पवन चलती है तो अपने साथ काफी सारी चीजें उड़ाकर ले जाती है, और जहां पर टकरा जाती है वहीं पर ही पवन उस जो चीजें हैं जो भी अपने साथ बहाकर लाई थी उनको वहां पर गिरा देती है। तो पवन के अपर्दनात्मक स्थल रूपों में पेडिमेंट, इसके अलावा पदस्थली, प्लाया, अपवाहन, गर्त, छत्रक, टेबल व पीठिका शैल महत्वपूर्ण है। निक्षेपित स्थल रूपों की बात करें तो यहाँ पर बालू टिब्बे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बरखान, और सबसे अधिक महत्वपूर्ण भू आकृति जो कि पवन की दिशा के अनुकूल परिवर्तित होती है। पृथ्वी आपको पता ही है क्या है, हमारा एक प्यारा सा प्लेनेट है जिसको नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है पानी है। अपक्षय यानी वेदरिंग, मौसम की वजह से होने वाली विभिन्न घटनाओं को बोलते हैं। मौसम की वजह से पृथ्वी पर जो भी टूट फूट होती है उसको अपक्षय या अपक्षरण या मौसमीकरण कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट भूदृश्य। भूदृश्य में है भू यानी धरती के ऊपर बहुत अलग अलग तरीके के भूदृश्य देखने को मिलते हैं। जलवायु किसी क्षेत्र में, ये इंपॉर्टेंट है, जलवायु का मतलब क्या होता है, किसी क्षेत्र में लंबे समय तक रहने वाला जो मौसम का हाल होता है उसको क्या बोला जाता है, जलवायु। ठीक है। और मौसम क्या होता है, दिन प्रतिदिन बदलने वाली कह सकते हैं प्रक्रिया, यानी मौसम कैसा है, आज मौसम कुछ ठंडा है, कल मौसम कुछ गर्म है, लेकिन जलवायु, यहाँ की जलवायु गर्म है, यानी यहाँ पर लंबे समय से ऐसे ही जलवायु है, गर्म ही है, या फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडक ही रहती है, तो यहाँ की जलवायु कैसी, ठंडी है। वायु राशि वायुमंडल के उस विस्तृत और घने भाग को कहते हैं जिसमें विभिन्न ऊंचाई पर क्षैतिज रूप में तापमान तथा आर्द्रता संबंधी समानताएं होती है। आकृति विज्ञान, ये वो विज्ञान है जिसमें भू आकृति के उद्भव की जो पर्टिकुलर शेप है उसका उद्भव, विकास, आकार, वर्गीकरण और वितरण, ये सब कैसे हुआ इसका अध्ययन किया जाता है। वृहद क्षरण, मास वेस्टिंग जो है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बिना किसी प्रवाही माध्यम से गुरुत्व की सीधी क्रिया द्वारा शैल और मृदा के नीचे की ओर प्रवाह, जिसमें क्या होता है उसी को बोला जाता है वृहद संचलन। चट्टान आपको पता ही है, खनिज कणों से संग्रहित यानी खनिज कणों से निर्मित होती है चट्टान, और ये भूपट्टी पर इसकी रचना हो जाती है। व्रन शेफोल्ट, पृथ्वी के अंतर्जात बल, यानी इसका जो एंडोजेनिक फोर्स होता है पृथ्वी के अंदर उसके द्वारा उत्पन्न तनाव मूलक
संचलन के कारण जब भूपटल पर यानी क्रस्ट पर, अर्थ की क्रस्ट पर एक तल के सहारे चट्टानों का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरण होता है तो उसे कहते हैं भ्रंश। यानी जब अंदर से फोर्स लगता है तो उस फोर्स की वजह से जो है अलग अलग तरीके की चट्टानों का निर्माण होता है। फिर है आपका विभंग। जब अंतर्जात बल यानी जो एंडोजेनिक फोर्स है उनसे तनाव उत्पन्न होता है यानी प्रेशर वहां से लगता है, शक्ति अधिक होती है, तब चट्टानों के स्तरों में होने वाले स्थानांतरण को विभंग कहा जाता है। इन चट्टानों को सामान्यतः स्थानांतरण भी कहते हैं यानी उनका एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाना। निम्नीकरण यानी डिग्रेडेशन, मृदा अपरदन द्वारा किसी भूस्थल का क्या हो जाना, कम हो जाना ही क्या कहता है, निम्नीकरण। ठीक है। सरिता, बहते हुए जल का लंबा एवं संकरा रूप जो कि ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की ओर तेजी से बहता है। उच्चावच, उच्चावच किसको कहते हैं, उच्चावच की डेफिनेशन देख लेते हैं। धरातल पर मिलने वाले ऊंचे व नीचे उबड़ खाबड़ भूभाग। ठीक है। आपको पता ही अर्थ जो है उसका जो क्रस्ट है वो बिल्कुल भी प्लेन नहीं है, कोई भाग ऊंचा है कोई भाग नीचा है। ठीक है। जलप्रपात यानी वाटरफॉल, नदी के मार्ग में जब चट्टानों की क्षैतिज परतें कठोर और कोमल चट्टानों के क्रम में बिछी होती हैं तो जल अपने अपर्दन कार्यों से कोमल चट्टानों को काट देता है और खड़े ढाल का निर्माण करता है और ऊपर से नीचे वहां पर बहुत तेज गति से क्या गिरता है, पानी गिरता है। ठीक है। आपने काफी सारे जलप्रपात के बारे में पढ़ा है और बताइए कि दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। नेक्स्ट है आपके पास मोनाडनोक। ये क्या है, स्थलगत प्रवाह के फलस्वरूप अपवाह बेसिन के मध्य विभाजन जब समतल हो जाता है, यानी बेसिन जो है उसके मध्य में जाकर विभाजन जब कैसा हो जाता है, बिल्कुल समतल हो जाता है तो अंत में एक धीमे उच्चावच का निर्माण होता है। धीमे यानी कह सकते हैं कि एक स्लो उच्चावच होता है यानी उबड़ खाबड़ होना, जिसमें कहीं कहीं अवरोधी चट्टान के अवशेष दिखाई देते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, मोनाडोनोक। नेक्स्ट है हमारा पेनी प्लेन। स्थलगत प्रवाह के द्वारा नदी अपर्दन के फलस्वरूप निर्मित मैदान संप्राय मैदान या फिर पेनी प्लेन कहलाते हैं। बाढ़ आपको पता ही है, वर्षा जो जल होता है वर्षा का वो अनियंत्रित रूप से जब बहता है बहुत बुरे तरीके से। जल विभाजक, दो सटे हुए अपवाह क्षेत्रों को विभाजित करने वाला जो भाग होता है उसको ही बोला जाता है जल विभाजक। और इस प्रकार से क्षेत्र में दो सरिता हो जाती है यानी दो शीर्ष बन जाते हैं और नदियों के बेसिन में प्रवाहित होती है। नदी विभिन्न दिशाओं में नदियां जो है बेसिनों में चली जाती है, जैसे यहाँ से नदी बही और फिर वो अलग अलग डायरेक्शन में चली गई। नदी विसर्ग किसे कहते हैं, बाढ़ मैदानों में नदियां वेग की कमी के कारण सीधे मार्ग से प्रवाहित न होकर टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर गुजरती है और इसे ही नदी विसर्ग हम कहते हैं और ये एस प्रकार का होता है। वी आकार की घाटी, वी शेप्ड वैली की अगर बात करें तो एक नदी घाटी है जिसका शीर्ष भाग चौड़ा होता है, तली गहरी एवं संकरी होती है। ये घाटियां पर्वतीय क्षेत्रों में मिलती हैं। शिप्रिका, ये क्या है, नदी के जिस भाग में जलधारा का प्रवाह साधारण वेग से अधिक होता है और यह सीढ़ीनुमा सपाट ढाल के साथ प्रवाहित होता है तो उसे क्या कहते हैं, क्षिप्रित का। नेक्स्ट प्राकृतिक तटबंध, नेचुरल लीवी, यानी प्राकृतिक तटबंध का मतलब है एक तो होता मानव निर्मित जैसे बांध वगैरह पे बनाया जाता है। बाढ़ के समय नदी के किनारों पर अवसादों का जमाव हो जाता है यानी बाढ़ की वजह से अवसाद इकट्ठे हो जाते हैं। ये जो जमाव है देखने में प्राकृतिक रूप से बांधों जैसा दिखाई देता है, इसलिए इस आकृति को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक तटबंध। बांधों के बारे में आपने देखा है तो इसी तरीके से यहाँ पर जो जमाव है ये नेचुरल तरीके से होता है। गोमुख झील, ऑक्सबो लेक्स, जब नदी अपने विसर्पित मार्ग का अनुसरण न करके सीधे बहने लगती है यानी जिस हिसाब से उसको बहना है उस हिसाब से नहीं बह के एकदम सीधे बहने लगती है तो नदी का विसर्पित टुकड़ा अलग होकर झील के रूप में इकट्ठा हो जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, गोखुर झील। यानी नदी अभी अपने रास्ते से बह रही है लेकिन अब वो इस रास्ते से ना जाके ऐसे बहने लगी तो ये जो एरिया है ना ये तो अलग ही पड़ा रहेगा ना, तो अलग विसर्पित टुकड़ा हो जाएगा और ये झीलों के रूप में फिर परिवर्तित हो जाता है। कैनियन, नदी के घाटी गर्तन प्रक्रिया द्वारा निर्मित अत्यधिक लंबे गहरे व संकरे रास्ते को क्या कहा जाता है, कैनियन। जलगर्तिका यानी पोर्ट होल्स, इसमें जल में मिले हुए कंकड़ पत्थर और अपर्दन कार्य द्वारा नदी मार्ग में छोटे छोटे क्या होता है, गड्ढे बन जाते हैं जिन्हें की जलगर्तिका कहा जाता है। इसके अलावा अवनमित कुंड, इसमें क्या होता है, जलप्रपातों की तली में विशाल और गहरे गड्ढे और उनको भी बोला जाता है अवनमित कुंड। अधः कर्तित विसर्प, इसमें क्या नदी के अपर्दन कार्य के दौरान कठोर चट्टानों में भी गहरे
कटे हुए विसर्प आ जाते हैं, बड़े बड़े विसर्प आ जाते हैं जिनसे अधकृतित विसर्प या फिर गभीरीभूत विसर्प कहा जाता है। नेक्स्ट है डेल्टा, सबको पता ही है, नदियों के किनारे पर ये बनता है, मध्यवर्ती भाग में अवसाद के जमने से बनने वाली जो स्थिति होती है या फिर स्थलाकृति जो बनती है उसे ट्राई कैसे हो जाती है, त्रिभुजाकार होती है। और अगर सबसे बड़े डेल्टा की बात करें तो सुंदरवन डेल्टा आपका पश्चिम बंगाल, आपको पता ही है। नदी वेदिकाएं, नदी की अत्यधिक अपरदन द्वारा निर्मित सीढ़ीनुमा आकृति। युग्मित वेदिकाएं, नदी के दोनों ओर समान ऊंचाई वाली वेदिकाओं को युग्मित वेदिकाएं कहते हैं। अयुग्मित वेदिकाएं, ये होता है जब अयुग्मित वेदिकाएं यानी जब नदी में केवल एक तट पर ही वेदिकाएं पाई जाती है और दूसरे तट पर ये नहीं पाई जाती या फिर उसकी जो ऊंचाई होती है वो बिल्कुल अलग होती है, तो इस प्रकार की वेदिकाओं को अयुग्मित वेदिकाएं कहा जाता है। गॉर्ज काफी इंपॉर्टेंट है, नदी द्वारा निर्मित संकीर्ण घाटी जो होती है उसको गॉर्ज कहा जाता है। डेल्टा मैदान, बाढ़ के पानी के फैलने से एक बारीक कणों वाला मैदान बन जाता है, इस मैदान को ही डेल्टा कहा जाता है। और यहाँ की जो भूमि होती है, यहाँ की जो जमीन होती है बहुत ज्यादा उपजाऊ भी होती है, क्योंकि यहाँ डेल्टा है, नदी अपने साथ बहुत सारी चीजें बहाकर लाई है तो वो सब इकट्ठी हो जाती है, तो यहाँ की जो मिट्टी है वो काफी ज्यादा उपजाऊ बन जाती है। गुम्फित नदी, एक नदी जो मुहाने के पास अनेक जलधाराओं में विभक्त हो जाती है और बाद में फिर से उससे आकर मिल जाती है। इस प्रकार नदी का जो जल है वो संग्रहित ग्रंथित शाखाओं में बहता है और इस प्रवाह को ही गुम्फित नदी कहते हैं। कास्ट स्थलाकृति काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में भी सिलेबस में मेंशन है। तो चूना पत्थर प्रदेश में भूमिगत जल द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति होती है, उसको ही कास्ट स्थलाकृति कहते हैं। घोल रंध्र, चूना पत्थर चट्टानों के तल पर गुलन किया हुआ और वहीं पर ही बनने वाला एक गर्त होता है छोटे या मध्यम आकार का। विलयन रंध्र, यह चूना पत्थर की शैलों के तल पर गुलन क्रिया के द्वारा छोटे मध्यम आकार के घोल होते हैं जो गर्तों का निर्माण करते हैं, जिनके विलय होने पर उन्हें विलयन रंध्र के नाम से जाना जाता है। निपात रंध्र, घोल रंध्रों के नीचे बनी कंदराओं की छत ध्वस्त होने की वजह से बड़े बड़े छेदों का निपात हो जाता है, तो उन छेदों को क्या बोला जाता है, निपात रंध्र। डोलाइन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्वस्त घोल रंध्रों को डोलाइन कहा जाता है। घाटी रंध्र, जब घोल रंध्र व डोलाइन भूमिगत जल की कंदराओं की छत से गिरने के आपस में मिल जाती है और लंबी, तंग और विस्तृत खाइयां बना देती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, घाटी या फिर युवाला। लेपीस जो है, चूना प्रदेश में प्रवाही जल जब भूपृष्ठ को अत्यधिक नुकीला और कटीला बना देता है तो उसे लेपीस या लेपीस कहते हैं। केव्स जो होती हैं आपकी चूना प्रदेशों में चूना युक्त चट्टानों के घुलने से लंबे और तंग विस्तृत रिक्त स्थान को कंदराएं बोलते हैं। टनल्स यानी सुरंग, ऐसी कंदराएं जिनकी जो दोनों सिरे हैं वो खुले होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, सुरंग कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका स्टैलेक्टाइल, ये है आपकी कंदरा की छत से टपकते हुए पानी के वाष्पीकृत होने पर पदार्थों का जो निक्षेप है वो नीचे लटकती आकृति का निर्माण करता है जो स्तंभ की तरह दिखाई देता है, और आकाशीय स्तंभ या फिर इसको अच्युताश्म भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका स्टैलेग्माइट, यह कंदरा में टपकता हुआ जो जल है वो फर्श पर इकट्ठा हो जाता है और फर्श पर जो है वो स्तंभ की आकृति बनती है, जिसे क्या बोला जाता है, निश्चिताश्म या फिर पातालीय स्तंभ भी कहा जाता है। स्तंभ पिलर्स आपको पता ही है, पिलर्स क्या होते हैं, ठीक है। एक स्तंभ का निर्माण हो जाता है कैसे, कंदरा के अंतर्गत निरंतर निक्षेपण की जो प्रक्रिया होती है उसकी वजह से, इसे स्तंभ को कंदरा स्तंभ भी कहा जाता है। पर्वतीय हिमनद यानी माउंटेन ग्लेशियर्स का आपको पता ही है, पर्वतों की ढालों पर बहने वाली जो छोटी नदी होती है, फिर हिमनद कह सकते हैं। महाद्वीपीय हिमनद कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर, वृहद समतल क्षेत्र पर जो हिम परत है उसके रूप में फैले हुए हिमनद को ही बोला जाता है। हिमानी दोत मैदान यानी आउटवॉश प्लेन, जब हिमानी का अग्रभाग पिघलकर नदी के रूप में प्रवाहित होने लगता है तो उसमें विद्यमान छोटे बड़े जो टुकड़े होते हैं वो वहीं पर जमा हो जाते हैं, इससे इन अवसादों का निर्माण होता है और इसकी काफी ज्यादा परतें बन जाती है, जिसे हिमानी घोल मैदान या फिर अवक्षेप मैदान भी कहा जाता है। सर्प की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों में या नीचे उतरकर आते समय छोटे चट्टाने भाग में हट जाने से हिमानी जो होती है वो हट जाती है छोटे भागों से, इन भागों से, तो विशाल आकार के गड्ढों का निर्माण होता है जिन्हें सर्प या फिर क्या कहा जाता है, हिमगह्वर कहते हैं।
सर्क झील की अगर बात करें, दोनों में काफी डिफरेंस है। सर्क बेसिन में जल भर जाने से बनी जो छोटी झील होती है उसको ही सर्क झील या फिर टार्न झील कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास गिरिशृंग। ये जब 3 या 3 से अधिक हिमानियां अपने शीर्षों की ओर अपर्दन करती है तो उनमें उनके हिमग्रहों के आपस में मिल जाने से प्रपाती और नुकीली चोट बन जाती है, जिसी को हम क्या बोलते हैं, गिरिशृंग। अरेट जो है वह संकरा और तीक्ष्ण कटक जो कि आपस में मिली हुई दो हिमानियों या फिर घाटियों को पृथक करता है। यू आकार की जो वैली होती है, हिमानी द्वारा निर्मित की गई घाटी को यू आकार वैली कहा जाता है। हिमोड, जब हिमानी पिघलने लगती है तो वह अपने साथ लाए हुए जो कंकड़ पत्थर हैं, शैल है, उनको जमा करने लगती है, जिसे क्या बोला जाता है, हिमोड। नेक्स्ट है आपका लटकती घाटी यानी हैंगिंग वैलीज। मुख्य हिमनद में मिलने वाली सहायक हिमनद जिस घाटी में होकर गुजरती है वह घाटी हिम के पिघल जाने पर मुख्य हिमनदी घाटी को बनाती है और इसी को बोला जाता है लटकती हुई घाटी। फियोर्ड सागर के तटवर्ती भागों में डूबी हुई हिमानी जो होती है उसके द्वारा निर्मित होती है और ये क्या बन जाती है, घाटियां बन जाती हैं। तो ये जो ऐसी स्थलाकृति घाटियों वाली स्थलाकृति बन जाती है, इसी को बोला जाता है फियोर्ड। टिल, टिल क्या है, अविच्छिन्न व असंगठित हिमनदी अवसाद। अंतरत हिमोड यानी हिमनद के अंतिम भाग में मलबे के जमाव में जो लंबी हिमोड होती है, यानी वहां पर जो चीजें जमा हो जाती हैं उससे। पार्श्विक हिमोड, हिमनद घाटी की दीवार के समानांतर निर्मित कटकों को पार्श्विक हिमोड कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर तलस्थ हिमोड यानी तल में बारीक रेत से जो बड़े चट्टानें वगैरह बनती हैं उसको कहा जाता है मध्यस्थ हिमोड। इसमें क्या होता है, आंतरिक पार्श्व भी आपस में मिल जाते हैं और उनमें मिलने से निर्मित हिमोड़ों को मध्यवर्ती हिमोड कहा जाता है। एस्कर हिम के पिघलने से प्राप्त जो जलधारा होती है वो बजरी रेत और ये सारी चीजें निक्षेप में निर्मित लंबे संकरे और तीव्र धार वाले सर्पिलाकार आकृति कटक में को ही क्या बोला जाता है, एस्कर। नेक्स्ट है यहाँ पर ड्रमलिन। जब हिमानियों के तटस्थ हिमोड का थोड़े थोड़े अंतराल के पश्चात गुंबद आकार टीलों के रूप में जमाव होता है तो उसको, इस आकृति को बोला जाता है ड्रमलिन। स्टॉस क्या है, ड्रमलिन का हिमनद सम्मुख भाग। नेक्स्ट हम बात करें तरंग वेव। सभी को पता ही है, सागरीय जल में दो अवनमनों के मध्य एक कटक तरंग या फिर लहर कहलाती है। धाराएं एक निश्चित सीमा में गतिशील होने वाली जो विशाल महासागरीय जल राशि होती है उसी को धारा बोला जाता है। इसकी जो दिशा होती है वो निश्चित होती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है, इसकी दिशा निश्चित होती है। धारा की मौसम सीजन्स, किसी क्षेत्र विशेष में तापमान, आर्द्रता, वर्षा या फिर वायुदाब, वायु परिसंचरण द्वारा होने वाली जो दशाएं होती है उनको मौसम कहा जाता है। सुनामी लहरें, सुनामी की जो लहरें होती हैं वो होती हैं काफी विशालकाय। महासागर विशाल जलराशि के संचयन स्थल से विश्व में चारों तरफ ये फैला हुआ है महासागर। भृगु, भृगु क्या होता है, जब कोई सागरीय तट एकदम सीधा खड़ा होता है तो उसे भृगु कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर वेलांचली प्रवाह, लॉन्ग शोर करंट। बड़े तरंगों के क्षेत्र में तट के लगभग समानांतर रेत मिश्रित जल की गतिशील धारा है। पुलिन की अगर बात करें तो सागरीय तट के किनारे मलबे के निक्षेप से बने स्थल पर उसी को जो बनता है आकृति उसी को पुलिन कहा जाता है। इसका निर्माण उच्च ज्वार व निम्न ज्वार की वजह से होता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल का है ये एक। रोधिकाएं तरंगों या फिर धारा द्वारा जब मलबे का निक्षेप हो जाता है या बांध के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो इसी आकृति को रोधिका कहा जाता है। स्पिट की अगर बात करें तो सागरीय मलबे का निक्षेप तट के लंबवत होता है इस तरीके से, तो इस आकृति को क्या कहा जाता है, स्पिट कहा जाता है। लैगून खाड़ी या खाड़ी रोधिका के मध्य जल से भरे हुए भाग को क्या कहा जाता है, लैगून। ठीक है। 89 तूफान स्ट्रोम हवाओं का अत्यधिक तीव्र गति से प्रवाहित होना जिससे जन मन की या जन धन की हानि होती हुई। वेदिकाएं सामान्यतः सपाट मैदान जिसके चारों ओर ढला युक्त किनारे पाए जाते हैं। पृष्ठ चरण इसमें क्या है, मंद ढाल व मुक्त पार्श्व के पीछे यानी ट्रांसपेरेंट है, दिखाई देता है, इसमें पीछे हटने की प्रक्रिया है। इंसेलबर्ग मरुस्थलीय क्षेत्रों में कठोर चट्टानों वाली पहाड़ी टीले इंसेलबर्ग कहलाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डेजर्ट। डेजर्ट आपको पता ही है मृतप्राय स्थल है यानी बिल्कुल मरने योग्य स्थल है। एक ऐसी भूमि जो कि उपजाऊ नहीं होती है और व्यर्थ या फिर रेतीली हो सकती है। प्लाया जो है वो मरुस्थलीय क्षेत्रों में उथली झीलों को कहा जाता है।
नेक्स्ट हमारे पास कल्लर भूमि मरुस्थलीय क्षेत्रों में लवणों के निक्षेप वाली भूमि है। ये अपवाहन ये है, पवन जब एक ही दिशा में स्थायी रूप से बहती है तो चट्टानों के अपक्षय जनित पदार्थों का अपवाह होता है और इस तरीके से क्या हो जाता है, इस क्रिया को बनने वाले जो चीजें हैं वो उथले गर्तों का निर्माण करती हैं, इन्हीं को कहा जाता है अपवाहन। वातगर्त, पवन के उड़ने वाले जो धूल के कण हैं वो अपकर्षण द्वारा चट्टानी तल पर उथले गर्त बना देते हैं, जिसमें कि क्या कहा जाता है, वातगर्त। गुफा की अगर बात करें तो पवन से बनने वाले गहरे विस्तृत व वात खंडों को गर्तों कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास पृष्ठ चरण यानी मंद ढाल व मुक्त पार्श्व पीछे हटने की प्रक्रिया, ये हमने कर लिया है। छत्रक मशरूम, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन की अपवर्तित क्रिया के फलस्वरूप छतरी नुमा जो आकृति है वो चट्टान या क्षेत्रक बनाती है। बालो टिब्बे, मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिट्टी के निक्षेपण यानी जब मिट्टी का जमाव हो जाता है पवन के उड़ने की वजह से, उससे बनने वाले टिब्बे जो होते हैं वो निक्षेपण हो जाते हैं, उनका निक्षेपण कहलाते हैं, वो स्थलाकृतियां। बरखान, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन द्वारा रेत के निक्षेपण से बनने वाले अर्धचंद्राकार टीले हैं। सीफ जो है पवन प्रवाह की दिशा में निर्मित होने वाले टिब्बों को कहा जाता है, रेगिस्तान में इनको सीफ कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें परवलयिक बालू का स्तूप, ये वायु की प्रवाह दिशा के विपरीत यानी अपोजिट, जिस डायरेक्शन में वायु प्रवाहित हो रही है बह रही है उससे अपोजिट डायरेक्शन में रेत का जमाव हो जाता है, उसको कहा जाता है परवलयिक। देन है अनुदैर्घ्य टिब्बे, पवन जिस दिशा में प्रवाहित होती है उससे निर्मित होने वाले जो टिब्बे हैं उनको स्तूप या फिर उनको टिब्बे कहा जाता है। अनुप्रस्थ, ये वाले जो धारा है ये कैसी लॉन्गिट्यूड और ये है कैसी अनुप्रस्थ टिब्बे, पवन की दिशा के समकोण दिशा में निर्मित होने वाला जो बनता है उसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी वीडियो, ये थी आपकी रिवीजन वीडियो में आपने काफी चीजें देखी यहाँ पर, तो आपको आई होप आपको कुछ चीजें क्लियर हुई हैं, तो बने रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। और एमसीक्यूज जो है इसके उनको भी अटेम्प्ट करना ना भूले, एमसीक्यूज सीरीज चली रही है आपकी, उसको जरूर